हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका ये अपने यूट्यूब चैनल स्टॉकिंग पंडित जी में। तो आइए आज समझते हैं किसी बैंक को एनालिसिस करने से कैसे एनालिसिस करते हैं। किसी भी बैंक को एनालिसिस करने से पहले कौन-कौन से पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं या कि कौन-कौन से पैरामीटर्स चेक करना चाहिए। तो आइए समझते हैं इनको नंबर वाइज से। तो जो सबसे पहले है कासा रेशियो, नेट एनपीए परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज, कार परसेंटेज, एडवांस ग्रोथ, एनआईएम परसेंटेज, पीबी रेशियो, आरओए, लोन बुक डाइवर्सिफाइड, नॉन फंड रेवेन्यू। तो किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या किसी बैंक का एनालिसिस करने से पहले हमको कम से कम ये 10 पैरामीटर्स देखने चाहिए। क्या बैंक इस पैरामीटर्स पर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। आइए इन सभी पैरामीटर्स को बारी बारी से समझते हैं कौन सा पैरामीटर्स क्या होता है। तो सबसे पहले है कासा रेशियो। कासा रेशियो यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बैंक के पास पैसे डिपॉजिट होते तो कहाँ से होते हैं? ज़्यादातर पैसे डिपॉजिट होते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से, और होना भी चाहिए, क्योंकि कासा रेशियो भी यही कहता है कि जो किसी भी बैंक में डिपॉजिट है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि करंट अकाउंट पे और सेविंग अकाउंट पे बैंक को जो इंटरेस्ट रेट है सबसे कम देना होता है। करंट अकाउंट पर 0.1% और सेविंग अकाउंट पर 3% से 4% का ही इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है। इसके अलावा जो उसके अदर डिपॉजिट्स हैं, अ, जैसे कि हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट, या कि आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह कराया है तो उसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट्स। तो कासा रेशियो का क्या होता है फार्मूला? जो करंट अकाउंट में डिपॉजिट है प्लस सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है, उसके भागे में टोटल डिपॉजिट, तो जिससे कासा रेशियो निकल आता है। किसी भी बैंक का कासा रेशियो हाई होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कासा रेशियो के हाई होने से आप यह नहीं कह सकते कि यह बैंक अच्छा है। इसलिए इसके साथ और भी पैरामीटर्स हमें देखने होंगे। दूसरा पैरामीटर्स है नेट एनपीए परसेंटेज। नेट एनपीए परसेंटेज मतलब जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। किसी भी बैंक का नेट एनपीए परसेंटेज जितना कम से कम हो उतना कम से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी बैंक है, मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड बैंक है, उसने 10,000 10 करोड़ का कोई लोन दिया हुआ है। उसमें क्या है, उसने 8 करोड़ का लोन तो रिकवर कर लिया है, 8 करोड़, लेकिन फिर भी अभी उसके 2 करोड़ रुपए बच रहे हैं। तो अभी ये क्या करती है बैंक कि जो 2 करोड़ है इसको बनाने के लिए कस्टमर को बोलेगी कुछ नहीं, आप 50 लाख दीजिए, आपका 2 करोड़ अब आप दे तो नहीं रहे हो, 50 लाख में ही सेटलमेंट कर देते हैं। तो जब 50 लाख में सेटल कर दिया तो जो 1.5 करोड़ का है उसको बैंक को क्या होता है? घाटा। तो एक्चुअल में घाटा नहीं होता है, इसको बोला जाता है बैंकिंग टर्म में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जो बैंक ने लोन बांटे थे उसमें कितने का जो लोन है वो वापस रिकवर नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। किसी भी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स परसेंटेज जितना कम से कम होगा वो उतना से अच्छा होगा। इसके बारे में और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी तीसरा जो पैरामीटर है वो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज यानी कॉस्ट ऑफ डेट। मतलब लायबिलिटीज का जो सीधा सा हिंदी में अर्थ होता है जवाबदेही। किसी भी बैंक की जवाबदारी होती है कि जो उसके सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए और करंट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए उसका उसको इंटरेस्ट देना है, प्लस अपने कस्टमर को पैसे भी वापस करना है। इसके अलावा जो बैंक है अपना बॉन्ड्स बांटती है और जो कि डेट यानी कि लोन लेती है उसमें भी उसको इंटरेस्ट देना होता है, प्लस उसका पैसा भी देना होता है। तो जो कोई भी बैंक है उसका लाइबिलिटीज, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज यानी कॉस्ट ऑफ डेट कम होना चाहिए तो बैंक ज़्यादा अच्छा होता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज में। करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में अकाउंट्स पेबल मतलब वही अपना करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, शॉर्ट टर्म डेट जो भी बैंक ने कर्जा लिया है, फिर एक्सपेंसेस जो भी बैंक में एक्सपेंसेस आने वाले हैं, अनअर्न रेवेन्यू मतलब जहां से बैंक को पैसा नहीं आ रहा है, डिफरेंसेस टैक्स मतलब जो बैंक को टैक्स देना है, बॉन्ड्स पेबल मतलब जो बैंक्स ने बॉन्ड बांटे हैं उसके बॉन्ड पर पैसे अदाई करना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और नोट पेबल, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज या कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये कम से कम होना चाहिए। फिर जो अगला पैरामीटर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो, इसको CAR परसेंटेज या CRAR परसेंटेज बोलते हैं। ये बैंक को चलाने वाला होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म में बैंक कितना ग्रोथ करेगी सबसे बड़ा जिम्मेदार यही होता है। यदि किसी बैंक का कासा रेशियो बहुत अच्छा है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी अच्छा है तो बैंक डेफिनेटली भविष्य में अच्छा परफॉर्म करेगी।
ये क्या होता है कासा रेशियो? जो आरबीआई है अपने इंडिया में, उसने सर्कुलर जारी कर रखा है, किसी भी बैंक का कार रेशियो परसेंटेज 9% होना चाहिए। ये क्या होता है कि जो कोई भी बैंक है, उसको जब कभी भी रिस्क आने वाला हो, तो उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो रिस्क है उसको मैनेजमेंट कर सके। इसके लिए क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है कि जो टियर 1 कैपिटल है और टियर 2 कैपिटल का फंड है, उसके बटे रिस्क वेटेज एसेट्स होना चाहिए। मतलब टियर 1 कैपिटल मतलब जो स्टेक होल्डर्स इन्होंने पे कैपिटल लिया है, और जो बॉन्ड बाँट करके कैपिटल लिया है, और जो सेविंग अकाउंट्स में पे कैपिटल आया वो टियर 1 में हो गया। टियर 2 में इन्होंने जो अपना एफडी कराया और सेविंग अकाउंट में दिया, वो टियर 2 में हो गया। इसके बाद है रिस्क वेटेज एसेट्स। रिस्क वेटेज एसेट्स मतलब कोई बैंक कहाँ-कहाँ पर लोन दिया है उसको रिस्क वेटेज एसेट्स बोलते हैं। जैसे गवर अपना आरबीआई ने दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट लोन्स गवर्नमेंट कंपनियों को लोन दिया उसमें रिस्क ना के बराबर होता है। जो प्राइवेट कंपनियों को लोन दिया उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। पर्सनल लोन दिया उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो उसको रिस्क वेटेज एसेट्स बोलते हैं। तो इस फार्मूले के थ्रू आप इसको सीएआर परसेंटेज को निकाल सकते हैं, और किसी भी बैंक का सीएआर परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा सीएआर परसेंटेज और उसका कासा रेशियो भी ज़्यादा, वो बैंक उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगी। फिर इसके ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। फिर इसके बाद है एडवांस ग्रोथ। तो जब किसी भी बैंक का सीएआर और कासा रेशियो ज़्यादा होगा, तो बैंक का एडवांस ग्रोथ ऑटोमेटिकली भविष्य में बढ़ जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पिछले साल का एडवांस ग्रोथ था और उसके पिछले साल का एडवांस ग्रोथ था, दोनों को माइनस करते हैं तो एडवांस ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए। उसको आप निकाल सकते हैं एडवांस ग्रोथ के। फिर इसके बाद है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मतलब जो बैंक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज किसी भी बैंक का ज़्यादा होना चाहिए। ये क्या होता है, जो कोई बैंक है वो जितना इंटरेस्ट दे रही है अपने जो पैसा डिपॉजिट करती है, मतलब फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, और ये जो इंश्योरेंस में जितना इंटरेस्ट पे करती है और डिपॉजिट लेती है, जब ये बैंक लोन बांटती है दूसरे डायरेक्शन में, तो वहां से जितना इंटरेस्ट करती है, इन दोनों को जो बीच का फायदा बैंक को होता है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये भी किसी बैंक का अच्छा होना चाहिए। यदि किसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा हो, तो उसमें पैसा लगा देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा बैंक होता है। और एज पर जो गवर्नमेंट है उसके अनुसार से कोई भी अच्छा बैंक है उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.3% से 5% होना चाहिए, और कोई छोटा बैंक है 3% से 6%। तो ये एक अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन भी है कि किसी बैंक का टारगेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% टू 5% होना चाहिए। लोन बुक डाइवर्सिफाइड, ये अपना अगला पैरामीटर है, जिसमें जिस बैंक के जितने ज़्यादा लोन डाइवर्सिफाइड होंगे, उसको उतना अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा और उतना ईज़ी होगा पैसे को रिकवरी करने में। तो जिस बैंक का लोन बुक डाइवर्सिफाइड ज़्यादा होगा, उस बैंक का ग्रोथ भी अच्छा होगा। फिर है नॉन फंड रेवेन्यू। नॉन फंड रेवेन्यू मतलब बैंक में कई सारे ऐसे भी सेक्टर हैं, जहाँ पर बैंक को काम करके इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, बल्कि वहाँ से पैसे ही वापस आते हैं फ्री में। जैसे कौन-कौन से कार्य हो गए? लोन प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट चार्जेस, प्री क्लोजर चार्जेस, ओवर लिमिट चार्जेस, क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल चार्जेस, सर्विस चार्जेस, डिसनोज चार्जेस, पेनल्टीज, ये सब जितने बैंक में ज़्यादा होगी इसको बोलते हैं नॉन फंड रेवेन्यू। ये जिस भी बैंक की ज़्यादा होगी वो बैंक अच्छा होगा। इसके बाद जो अगला पैरामीटर है पीबी रेशियो, किसी बैंक का पीबी रेशियो 3 से कम होना चाहिए। और आरए, रिटर्न ऑन एसेट्स। एसेट्स मतलब वही कि जो भी इन्होंने अपना लोन बांटा है, डाइवर्सिफाइड किया है, उस पे जो इंटरेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी बैंक में यदि ये सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं, तो उस बैंक में निवेश करना अच्छा रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2 साल से किसी भी बैंक ने अभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो आप इन पैरामीटर्स के आधार पर बैंक को चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आने वाले भविष्य में आपको अच्छा फ़ायदा होगा। आने वाली इसी सीरीज़ में हम किसी एक बैंक के एनालिसिस करके आपको दिखाएँगे कि किस प्रकार से एनालिसिस की जाती है। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। हो सके तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।